स्वागत है हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्रों का आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले दिनों में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आइए हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा, जिसका समय कितना था, शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर के कितने दिनों तक का इनका शासनकाल रहा। तो ध्यान रखिएगा 1206 ईस्वी से इनका शासनकाल जो कितने दिनों तक था, तो 1210 ईस्वी तक था। ठीक है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था, है ना। कुतुब मीनार की नींव रखी थी इन्होंने। और इसके साथ साथ इनको जो पदवी दी जाती है या इनको जो उपाधि दी जाती है वह लाख बख्श की दी जाती है, क्योंकि जब भी किसी को दान करना होता था तो ये किसी को 10, 20, 100, 50 रुपया दान नहीं किया करते थे, बल्कि 1 लाख रुपया दान दे दिया करते थे। और इनको पील बख्श की उपाधि भी दी जाती है। पील बख्श क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाथियों को दान में किया करते थे। और इनको किस उपाधि से कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इनको कुरान खां की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो है बचपन में जब कुरान पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा पढ़ने लगे कि इनको पूरा मुँह ज़बानी याद हो गया था। और मुँह ज़बानी याद होने के कारण इनको कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। और आप लोगों को हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये एक बार चौगान खेल रहे थे। चौगान खेलते समय इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और किस सन में हुई थी, 1210 ईस्वी में। और इनकी कब्र कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में ही इनकी कब्र बनाई गई है। यहाँ तक हम सभी लोगों ने बहुत ही भली बात तरीके से इसका अध्ययन कर लिया था। आइए इसके हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो समय और शासन काल आता है वह आता है किसका, आराम शाह का। और आराम शाह का जो समय निश्चित किया गया था वह 1210 ईस्वी से केवल कितने माह तक का था, तो 8 माह तक का। आराम शाह कितने दिन तक शासन किए थे, तो ध्यान रखिएगा यह केवल कितना समय तक किए थे, 8 माह तक। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको खूब शेयर कर दीजिए। यह जो वीडियो आपके यहाँ तक जा रहा है, यह वीडियो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में, यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा में, जूनियर टेट के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा, है ना। आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हम सीरियल से पढ़ा भी रहे हैं और सही तरीके से इसको पूरी तरह से बताने का प्रयास भी आपको कर रहे हैं। और यह जो मैटर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यह पूरी तरह से एनसीईआरटी से प्रमाणित है। पढ़ाते समय कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत भूल चूक जो मानवीय गुण है वह हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम भी उसमें प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की कोई चूक होने ना पाए। ठीक है। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको पूरी तरह से वह बराबर मिलती रहे। आइए देखिए अब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाहौर में बनाया था। कहाँ पर राजधानी थी, लाहौर थी। और इसी लाहौर पर ही शासन किसने किया, आराम शाह ने किया। ठीक है। क्योंकि आराम शाह जो थे यह एक निर्बल राजा थे। यह शासक बहुत बलशाली नहीं, बहुत क्या थे, निर्बल शासक थे, बहुत ही निर्बल थे। यह कैसे शासक थे, अयोग्य शासक थे। इनको जो है शासन चलाने का बिल्कुल ढंग नहीं था, है ना। यह तो शासन पा गए केवल, एक तरह से यह कह लीजिए। और इनके समय की राजधानी लाहौर में ही रह गई। और लाहौर में ही रह करके इन्होंने किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य नहीं किया अपने समय में। यहाँ तक कि स्थानीय लोग, स्थानीय जो छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, उन शासकों ने क्या किया, इनके प्रति विद्रोह कर दिया। अरे भाई, कोई भी शासन अगर आपको चलाना है तो शासन चलाने के लिए जब तक छोटे छोटे राज्य आपको कर नहीं देंगे तब तक वह राज्य को कैसे संभालेगा। इसलिए इनके समय में क्या हुआ कि जो प्रांतीय सूबेदार थे, प्रांतीय सूबेदारों ने क्या किया, उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जब स्थानीय विद्रोह होने लगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बिल्कुल क्या हो गए, निर्बल राजा हो गए।
जब दिल्ली के तुर्की सरदारों को यह सारी बातें पता चली तो दिल्ली के तुर्की सरदारों ने क्या किया, अपने इक्तादार अर्थात इल्तुतमिश को खबर भेज दिया कि आइए और अब आपके शासन करने का समय आ गया है और आकर के इनको हटा करके शासन कीजिए। तब क्या हुआ कि इक्तादार इल्तुतमिश आते हैं। कहाँ के इक्तादार थे तो यह भी ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश जो थे बदायूं के इक्तादार थे। बदायूं से चल करके इल्तुतमिश कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में एक युद्ध होता है और वह युद्ध कब होता है, 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में एक युद्ध होता है और जिस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा, युद्ध की लड़ाई। युद्ध की लड़ाई नाम से इस घटना को जाना जाता है। और यह लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो यह लड़ाई हुई थी आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुई थी, जिसमें आराम शाह क्या हो गई, इनकी हत्या हो गई, मारे गए और इस प्रकार से आराम शाह का शासनकाल समाप्त हो गया। ठीक है, आराम शाह में बहुत कुछ नहीं है, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इनका जो समय था वो 1210 ईस्वी से कितने दिन तक का था, तो 8 माह तक का था। ये निर्बल थे, अयोग्य थे, शासन करने की कला इनके पास नहीं थी और जिसके कारण यहाँ के जितने भी सूबेदार, प्रांतीय सूबेदार थे, उन लोगों ने स्वतंत्रता घोषित कर दिया। और अपने आप में जब इन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दिया तो स्वाभाविक है कि राजा जो होगा वो निर्बल हो जाएगा, शासक निर्बल हो जाएगा और यह बिल्कुल क्या हो गए, निर्बल हो गए। तो वहाँ के दिल्ली के सरदारों ने क्या किया, बदायूं के इक्तादार अर्थात इल्तुतमिश के पास सूचना भेज दिया कि अब आपके राज्य करने का समय आ गया है और चल करके आप राज्य कीजिए। तब वही इल्तुतमिश आते हैं और अपनी सूचना भेज करके इनसे युद्ध की लड़ाई करते हैं। किस सन में होती है, 1210 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी में जब इनकी लड़ाई होती है तो आराम शाह उस लड़ाई में क्या हुआ, मारे जाते हैं। और जब मारे जाते हैं तो वहीं इनका इतिहास क्या होता है, आराम शाह का खत्म हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। जहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी वहाँ हमको अच्छी तरह से आपको लिखवाने का भी प्रयास करेंगे। तो अब देखिए 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा। 1210 ईस्वी में ही लगभग 8 माह तक शासनकाल किसका रहा, तो आराम शाह का रहा। आइए आराम शाह के बाद किसने शासन किया है, तो इनके बाद शासन करने का काम किया तो किसी ने किया, तो वह कौन थे, इल्तुतमिश थे। आइए हम लोग अब अध्ययन करते हैं किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश, और जो इल्तुतमिश का समय सीमा रही वह 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक का समय रहा। शासनकाल किसका रहा, इल्तुतमिश का रहा। आइए हम लोग थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में पहले पढ़ते हैं। इल्तुतमिश कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और कैसे कैसे यह भारत में आकर के शासन किए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इल्तुतमिश का, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी। तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। और ये सब कहाँ के रहने वाले थे, तो ध्यान में रखिएगा ये कहाँ के थे, तो इलबारी। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क मुसलमान परिवार के थे। इलबारी तुर्क मुसलमान परिवार से थे। ठीक है, यह बचपन में बहुत ही सुंदर थे। ये बचपन में बहुत सुंदर थे, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े ही तीव्र बुद्धि के थे। एक तरह से आप कह लीजिए कि गॉड गिफ्टेड थे ये। और गॉड गिफ्टेड होने के कारण, सुंदरता होने के कारण, आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर कोई सुंदर होता है तो लोग उसको देख करके ईर्ष्या करते हैं, अनायास ही उसको देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं। और क्या हुआ कि यह भी बचपन में बड़े सुंदर थे, इसलिए इनके भाई इनसे बहुत ईर्ष्या किया करते थे। इसलिए इनके भाइयों ने क्या किया, इनको ले जा करके बचपन में दास बाजार में बेच दिया। और दास बाजार में बेच दिए तो इनको खरीदा कौन, तो इनको खरीदे थे मोहम्मद जलालुद्दीन। इसको आप लोग नोट कर चुके हों तो मिटा करके हम आगे बताएं। चलिए अब देखिएगा, इनको खरीदा किसने,
तो इनको दास बाजार में ले जाकर के बेच दिया। किसने बेचा? इनके भाइयों ने बेच दिया। इनके भाइयों ने इनको क्या किया? बेच दिया। कहाँ बेचा? दास बाजार में ले जा करके बेच दिया। और दास बाजार में खरीदा कौन इनको? तो इनको खरीदे मोहम्मद जलालुद्दीन। किसने खरीदा? मोहम्मद जलालुद्दीन ने इनको क्या किया? खरीद लिया। और खरीदने के बाद मोहम्मद जलालुद्दीन ने क्या किया? इनको तुरंत उठाया वहाँ से, और उठा करके मोहम्मद जलालुद्दीन इनको लेकर के पहुँच गए। और कहाँ पहुँचे? ध्यान रखिएगा, गजनी के बाजार में पहुँच गए। गजनी के बाजार में। और लेकर के जब इनको गजनी के बाजार में पहुँचे तो मोहम्मद जलालुद्दीन इनको गजनी के बाजार में बेचना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये बड़े ही सुंदर थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, गुण भी इनके अंदर अच्छा था, किसी भी चीज़ को तुरंत सीखने की कैपेसिटी भी इनके अंदर अच्छी थी। इसीलिए इनको जब देखा, कौन देखा? तो मोहम्मद गौरी देखा। कौन देखा? मोहम्मद गौरी जब इनको देखा तो देखने के बाद पूरा आसक्त हो गया, ललायित हो गया इनको देख करके। इनको वह कहा कि मैं ही खरीदूंगा, इनको कोई दूसरा नहीं खरीदेगा। इसलिए मोहम्मद गौरी ने इसका दाम बढ़ा करके लगाया। तो इनको लगा मोहम्मद जलालुद्दीन को अब तो हमारे दास का दाम बढ़ रहा है। और जब दाम बढ़ता हुआ देखा तो इन्होंने और दाम बढ़ा दिया, और दाम इतना अधिक बढ़ा दिया कि मोहम्मद गौरी के खरीदने की बस की बात नहीं रही। और जब मोहम्मद गौरी खरीद नहीं पाया तो मोहम्मद गौरी ने गजनी के बाज़ार में इनके बिकने पर बैन लगा दिया। कहा इनको यहाँ कोई खरीदेगा नहीं, अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो इनको यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। और जब यह बात फैल गई कि कोई नहीं खरीदेगा तो उसमें इतिहास में प्रमाण मिलता है कि इन्होंने क्या किया? गजनी के बाज़ार को उस दिन बंद करवा दिया। और जब बंद करवा दिया तो इनको लेकर के जो मोहम्मद जलालुद्दीन थे, यह मोहम्मद जलालुद्दीन लेकर के वहाँ से चले आए और ले जा कर के कहाँ पहुँचे? दिल्ली के दास बाज़ार में पहुँच गए। तो दिल्ली के पहुँचे कहाँ? दास बाज़ार में। जब दिल्ली के दास बाज़ार में ये लेकर के इनको पहुंच गए तो दिल्ली के दास बाज़ार में इनको खरीद लिया। किसने खरीदा? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। किसने खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। अब एक प्रश्न आपके मन में बन रहा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये तो 1206 में सुल्तान थे और 1210 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? लेकिन ये उसके पहले की बात है। ये कब की बात है? 1206 के पहले की बात है। तो अब देखिए, अभी इनका समय नहीं शुरू हुआ है, अभी तो हम इनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश की कैसे कैसे भारत में पहुँचे। सुल्तान तो बाद में बने इल्तुतमिश, है ना? तो अब देखिए, फिर से एक बार देखिए, इल्तुतमिश के भाई इनसे ईर्ष्या करते थे, इनसे जलते थे, इनकी सुंदरता से जलते थे, इनकी योग्यता से जलते थे, इनकी कर्तव्यनिष्ठता से जलते थे। इसलिए इनके भाइयों ने ले जा करके इनको दास बाजार में बेच दिया। जहां इनको किसने खरीदा? तो मोहम्मद जलालुद्दीन ने खरीदा। और मोहम्मद जलालुद्दीन लेकर कहाँ पहुँचे? इनको गजनी के बाजार में। और गजनी के बाजार में इनको बेचना चाहते थे। वहाँ इनको कौन खरीद लिया? मोहम्मद गौरी खरीदने के लिए आसक्त हो गया, ललायित हो गया, खरीदना चाहता था। लेकिन समस्या इस बात की थी कि दाम बहुत अधिक हो गया, और अधिक दाम होने के कारण मोहम्मद गौरी खरीद नहीं पाया, जिसके कारण इसने बैन लगा दिया कि हम जो है बिकने और बेचने नहीं देंगे। जिसके कारण मोहम्मद जलालुद्दीन इल्तुतमिश को लेकर के कहाँ पहुँचे? दिल्ली के दास बाजार में। और दिल्ली के दास बाजार में इनको कौन खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लिया। और यह किस सन में खरीदा? तो ध्यान रखिएगा, 1197 में खरीदा। 1197 में इनको क्या किया? खरीद लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको हम बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे जो है इल्तुतमिश आगे चल करके गुलाम हो गए और गुलाम से फिर सुल्तान हो गए। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब तो साफ दिख ही रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? खरीद लिया कौन इनको? कुतुबुद्दीन
ऐबक ने इनको खरीद लिया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको खरीद लिया तो ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको एक बार से दूसरे, दूसरे के बार से तीसरे ने खरीदा, इनको बार बार गुलाम रहना पड़ा, इसीलिए इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब इनको लेकर के कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक आए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इल्तुतमिश को क्या किए? सबसे पहले इनको अंगरक्षक का पद दिया, अंगरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिए। पद पर क्या किए? नियुक्त कर दिए। और जब इनको अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किए तो कुछ ही दिन बाद, क्योंकि ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, बड़ा ही मेहनत से काम करते थे, बहुत लगन से काम करते थे, इसीलिए इनसे सुल्तान बहुत प्रसन्न रहते थे। सुल्तान का तात्पर्य, अभी तो सुल्तान खुद नहीं बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन फिर भी इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। बहुत प्रसन्न होने के कारण अंगरक्षक के पद से हटा करके इनको पद मिल गया, कौन सा? आमिर ए आखुर का पद मिला। आमिर ए आखुर का तात्पर्य होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि अश्वशाला का प्रमुख होता है, और अश्वशाला का प्रमुख उस समय का बड़ा ही सम्मानित पद समझा जाता था। जैसे आज किसी ऊंचे पद को समझा जाता है किसी राज्य में, उसी प्रकार से उस समय का बड़ा ही सम्मानित पद माना जाता था, और यह पद था आमिर ए आखुर का पद। और कहा जाता है ऐसा कि अभी कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान भी नहीं बने थे, सुल्तान के पद पर भी नहीं बैठे थे, कि 1205 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑलरेडी इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। दास्ता से क्या किया? मुक्त कर दिया। अगर आप लोगों को पढ़ना पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और भी लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी विषय अब धीरे धीरे इस पर चलने वाली हैं। चैनल लाइव भी चलता है, और इसके साथ साथ इस तरह से भी संडे को लाइव का क्लास भी, स्पेशल क्लास दिए जाते हैं। आप लोग संडे को लाइव भी रहा कीजिए, यूट्यूब पर चेक कर लिया कीजिए कि किस समय हम लाइव होने वाले हैं। तो इल्तुतमिश को क्या किया इन्होंने? दास्ता से बिल्कुल मुक्त कर दिया। कब कर दिया? 1205 ईस्वी। हालांकि ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये किस समय साम्राज्य में राजा बने थे या शासन को संभाला था इन्होंने? क्योंकि इन्होंने सुल्तान पद पे तो कभी बैठे ही नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन संभाला कब था इन्होंने? तो 1206 में संभाला था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुए। जब इनको जो है दास्ता से मुक्त कर दिया तो बड़ा ही प्रभावित रहते थे इल्तुतमिश से, और प्रभावित होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसका? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद इनको बदायूं का सूबेदार बना दिया। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार इनको नियुक्त कर दिए। अब वही इल्तुतमिश थे जो कभी दास के बाजार में बिक रहे थे, वही इल्तुतमिश आज क्या हो गए? बदायूं के सूबेदार हो गए। ठीक है, आइए अब इस तरह से जब ये बदायूं का सूबेदार हो गए तो ऐबक ने सबसे पहला काम क्या किया? इन्होंने जो है राजधानी दिल्ली बनाई, और दिल्ली बना करके उसी दिल्ली पर अपना क्या किया? शासन चलाया। कहा भी जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाला, पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षाओं में कि दिल्ली पर शासन करने वाला सबसे प्रथम या पहला शासक कौन था? तो ध्यान रहे आप लोगों को कि पहला शासक कोई और नहीं बल्कि वह कौन थे? इल्तुतमिश थे। और इसके पहले अगर किसी ने शासन किया है तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन उन्होंने कहाँ पर शासन किया? लाहौर पर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है और अब इल्तुतमिश के बाद जितना भी आप पढ़ेंगे, सभी लोगों ने जो शासन किया है वह दिल्ली पर शासन किया है। केवल कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अपनी राजधानी बदल करके 10 साल तक लगभग राजधानी को बदल करके दक्षिण भारत में ले गए थे, देवगिरी में ले गए थे। ठीक है, जिस देवगिरी का
जो बाद में जो है नाम बदल दिए थे, बदल करके दौलताबाद इन्होंने नाम दे दिया था। तो 10 वर्ष के लिए केवल राजधानी जा कर के वहाँ दौलताबाद में बनी थी, दक्षिण भारत में बनी थी। बाकी उसके पहले जितने भी शासक ने शासन किया है उन सभी शासकों ने अपना शासन किया है तो किसके ऊपर किया है? दिल्ली के ऊपर किया है। ठीक है, आइए इसके आगे की हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो 3 इनके जो थे बहुत ही शत्रु थे जो इनके, आइए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे आशा करते हैं। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के शत्रु, ऐबक के शत्रु, अरे सॉरी इल्तुतमिश के शत्रु, इल्तुतमिश के शत्रु। इल्तुतमिश के 3 शत्रु हैं। मुख्यतः कितने शत्रु हैं? तो 3 शत्रु हैं इनके। कौन कौन हैं? ताजुद्दीन याल्दौज हैं, ताजुद्दीन याल्दौज थे। और आप लोगों को हमने ये जब शुरू में बताया था तो आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन याल्दौज और नासरुद्दीन कुवाचा, ये तीनों किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गोरी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो आइए देखिए आगे। तो ताजुद्दीन याल्दौज यह कहाँ का सुल्तान बने बाद में चल करके? तो आप जानते हैं कि यह बने थे गजनी के शासक थे। कहाँ के थे? तो गजनी का शासन इनके हाथ में था, अर्थात गजनी के शासक थे। दूसरे जो थे नासरुद्दीन कुवाचा, नासिरुद्दीन कुवाचा, तो नासरुद्दीन कुवाचा को कहाँ का शासन मिला था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह सिंध और मुल्तान के थे। और सिंध और मुल्तान कहाँ पड़ता है? तो आप सभी लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिंध और मुल्तान जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इस समय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। सिंध और मुल्तान के सुल्तान थे कौन? नासिरुद्दीन कुवाचा। और इसके बाद तीसरे जो थे वह कौन थे? अली मर्दान थे। और अली मर्दान जो थे यह कहाँ का शासक थे? तो यह बंगाल के सूबेदार थे। ये थे कौन? बंगाल के सूबेदार थे। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि यहीं से देखिए जो ये ताजुद्दीन याल्दौज थे, ताजुद्दीन याल्दौज, इन्होंने एक चिन्ह भेजा। उस समय का एक चिन्ह प्रसिद्ध था जिसको कहा जाता था छत्रदंड एवं राज चिन्ह। क्या कहा जाता था? छत्रदंड एवं राज चिन्ह, छत्रदंड एवं राज चिन्ह कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया? जो ये ताजुद्दीन याल्दौज थे इन्होंने इल्तुतमिश के पास छत्रदंड एवं राज चिन्ह को भेज दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये सर जी क्या होता है? ये क्या होता है छत्रदंड एवं राज चिन्ह? इसकी क्या ज़रूरत हमको पड़ती है? और क्यों इसको कोई शासक किसी शासक के पास भेजा करता था? तो इसका कारण यही था कि अगर जो शासक किसी दूसरे शासक के पास जब इसको भेजता था तो अगर दूसरा प्राप्त करने वाला शासक इसको स्वीकार कर लेता था तो इसका मतलब था कि उसने उस दूसरे शासक की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और अगर वह स्वीकार नहीं करता था तो यह मान लिया जाता था कि उसने उसकी अधीनता को स्वीकार न करके विद्रोह की भावना फैला दी है, अर्थात अब युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। तो जब ताजुद्दीन याल्दौज ने क्या किया? अपनी छत्रदंड एवं राज चिन्ह को भेज दिया इल्तुतमिश के दरबार में, क्योंकि इल्तुतमिश किसी भी प्रकार से युद्ध करना नहीं चाहते थे। वह किसी से युद्ध करना, झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया? इन्होंने उस छत्रदंड एवं राज चिन्ह को स्वीकार कर लिया। और तब क्या हुआ? जब स्वीकार कर लिया तो ताजुद्दीन याल्दौज समझ गए कि लगता है कि इल्तुतमिश ने हमारी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया है, हमारी अधीनता को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने क्या किया? क्योंकि इल्तुतमिश अब लाहौर की राजधानी बदल चुके थे, लाहौर को छोड़ करके आ चुके थे दिल्ली में, और दिल्ली में आकर के अपना शासन प्रशासन संभाल रहे थे।
तो ताजुद्दीन याल्दौज ने क्या किया कि जाकर के सीधे आक्रमण कर दिए। कहाँ पर आक्रमण किए? लाहौर प्लस पंजाब पर आक्रमण कर दिए। जब लाहौर और पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किए और कुछ दिन के लिए जीत भी गए, जीतने के बाद इन्होंने कब्जा भी कर लिया। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी का कुछ पा जाता है तो और पाने की लालच रखता है, और यही काम हुआ किसका? ताजुद्दीन याल्दौज का। इल्तुतमिश ने कहा कि अरे भाई जाने दीजिए, एक क्षेत्र चला भी गया तो कोई बात नहीं है, कम से कम हम युद्ध करने से तो बच गए। लेकिन ताजुद्दीन याल्दौज को लगा कि लगता है कि सुल्तान हमसे बिल्कुल डर रहा है, भयभीत है हमसे, और भयभीत होने के कारण वह हमारे सामने नहीं आ रहा है। और क्या किया फिर इन्होंने? ताजुद्दीन याल्दौज कुछ दिन तक शांत रहे और उसके बाद समझ गए कि लगता है कि सुल्तान कुछ नहीं बोल रहा है, अब हमको दिल्ली पर भी कूच कर देना चाहिए। और अब क्या हुआ कि लेकर के अपनी सेना निकल पड़े ताजुद्दीन याल्दौज। कहाँ निकल पड़े? सीधे दिल्ली पर शासन पर, दिल्ली के शासन पर, सीधे दिल्ली का शासन, दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। तब तो इल्तुतमिश समझ गए कि लगता है कि अब वह समय निकट आ गया है जब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताजुद्दीन याल्दौज को अब यह विश्वास हो गया है कि मैं उससे भयभीत हूँ। लेकिन शायद यह भूल गया कि वह मैं उससे भयभीत नहीं हूँ, बल्कि मैं झगड़ा से, टकरार से, युद्ध से बचने का प्रयास कर रहा था। और यही होना भी चाहिए। एक सुल्तान को अधिक से अधिक अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए तमाम विद्रोहों से बचना भी चाहिए। अब क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश थे वह समझ नहीं पाए इस बात को, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये ताजुद्दीन याल्दौज ने जब आक्रमण कर ही दिया तो आक्रमण करते समय मजबूरी हो गई इल्तुतमिश की युद्ध करना, और इल्तुतमिश स्वयं जाकर के युद्ध किए। और अगर युद्ध नहीं करते, क्योंकि वह जान गए कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो हमारा साम्राज्य छीन लेगा। कौन छीन लेगा? ताजुद्दीन याल्दौज, और याल्दौज का कब्जा हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में इन्होंने क्या किया? 1215 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट पूछा जाता है किस सन में? 1215 ईस्वी में, जिसको तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध होता है किसके बीच? ताजुद्दीन याल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि याल्दौज बहुत ही बुरी तरह से पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद अंत में क्या हुआ कि ताजुद्दीन याल्दौज को बंदी बना लिया गया, और बंदी बना करके इनको बदायूं के कारागार में ले जा करके बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद वहीं बदायूं के कारागार में ही इनकी क्या हुआ? हत्या कर दिया गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर बाबू आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बना भी लीजिए। पिछला वीडियो, इसके जस्ट पहले वीडियो में आप सर्च कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने गुलाम वंश से शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा दिया। आज आप लोगों को आराम शाह को पढ़ा दिए, इल्तुतमिश के बारे में बता दिए, और साथ में आप लोगों को हम ताजुद्दीन याल्दौज के बारे में हमने आपको अध्ययन करा दिया। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे किसको? नासिरुद्दीन कुबाचा को। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।